आहिस्ता आहिस्ता फ्लो हमारा बन रहा है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या इससे मुराद है कि आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजंस करने हैं? इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि कुछ सालों बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद आपने कुछ गलत डिसीजन लिया था। कुछ साल बाद आपको शायद ऐसा लगे, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आप किसी भी हर प्रोफेशन की एक वैल्यू है, हर प्रोफेशन अच्छा है, वर्थ है। डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, एडवोकेट बने, कुछ भी बने, हर एक की वैल्यू है, हर एक की यूनिकनेस है। लेकिन बाजुकात समाज की का सेटअप ऐसा होता है, बाजुकात हमारे कल्चरल वैल्यूज कुछ ऐसी होती हैं, कुछ अननेसेसरी स्टैंडर्ड्स ऐसे हो चुके होते हैं, बन चुके होते हैं, जिनको हमें मीट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ये जरूरी नहीं कि ये एक अच्छी चीज है, ये एक बुरी चीज है। हमें उस्ताद की भी इज्जत करनी चाहिए, हमें डॉक्टर की भी करनी होगी, हमें दुनिया के हर प्रोफेशन की इज्जत करनी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान या इंडो पाकिस्तान का ये कल्चर जो है, ये नहीं है ऐसा। यहाँ पर मामलात कुछ और हैं। तो यू हैव टू मेक अ राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। कहीं ऐसा ना हो बाद में कुछ साल बाद आपको दोबारा वकील बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, एक अच्छा टीचर बनने के बाद कहीं ऐसा ना हो आपको दोबारा सीएसएस की तरफ आना पड़े। क्यों? क्योंकि सीएसएस की ये हिस्ट्री है। आप जानते होंगे, आप देखते होंगे रिजल्ट्स को कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सीएसएस के टॉपर्स होते हैं। हालांकि उनकी फील्ड नहीं है, उनका ये एरिया ही नहीं है उनका, ठीक है, लेकिन उनको मजबूरन इधर आना पड़ता है। ये मेरी बात याद रखिएगा। मैं अभी आपको ये बात एक दो एग्जाम्पल से देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि देखो भाई, आज आप एक अच्छे टीचर बनेंगे, एक अच्छे कुछ भी बन जाएं, आपको उसमें सेटिस्फेक्शन होगी, इट्स ओके। लेकिन कुछ अरसा बाद कहीं ऐसा ना हो कि समाज और दुनिया आपको ये रियलाइज करवाए कि आपने कुछ गलत डिसीजन लिया था आज से 5-10 साल पहले, आपको कुछ और करना चाहिए था। तो ये जो चीजें हैं, इनको अभी से आपने देखना है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। जावेद चौधरी ने 0 पॉइंट कॉलम में लिखा था, उर्दू में था, एक्सप्रेस न्यूज में, न्यूज़पेपर में। एक डॉक्टर साहब थे और उनको बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था, ठीक है। और जावेद चौधरी बताते हैं कि वो मेरे बचपन के दोस्त थे। जब हम खेलते थे कहीं बाजार, अपना खेलों मैदान में, कहीं भी प्लेग्राउंड में, तो हमें याद है उसको डॉक्टरी की जितनी चीजें होती थी मेडिकल रिलेटेड, वो एक एक चीज को अपनी फिंगर टिप पे रखता था कि मुझे, क्योंकि मेरी फील्ड है, मुझे शौक है, और वो उन चीजों का ध्यान रखता था, ठीक है। मेडिकल रिलेटेड चीजों को देखता था, डॉक्टर को देखता था, इस तरह की चीजों को देखता था। कहते हैं वक्त गुजरा, वो एक वक्त ऐसा आया कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, ठीक है बेटा। उन्होंने अपना एम अचीव किया और अपने दिल की ख्वाहिश जो उनकी थी पूरी की, और सख्त मेहनत के बाद वो एमबीबीएस डॉक्टर बनने में कामयाब हो गए। अब वो जब डॉक्टर बन गए तो एक प्रैक्टिसिंग फेज होता है शायद हाउस जॉब का, वो कर रहे थे, 2-3 साल का शायद होता है। जब वो ये कर रहे थे तो मीनवाइल ये कॉलम में लिखा हुआ है, अभी भी आप नेट पे जब जाएंगे तो मिल जाएगा, जावेद चौधरी साहब का। तो वो जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, हाउस जॉब कर रहे थे, और मीनवाइल उन्हीं दिनों में उनके जो भाई हैं, उनके ऊपर चोरी का कोई मुकदमा बना या इल्जाम लगा, और वो जेल में चले गए। जब वो जेल में चले गए तो डॉक्टर साहब जो हैं, एमबीबीएस डॉक्टर साहब जो हैं, ये इनको जाना पड़ा उनके पीछे। और जब ये वो मुतलका चौकी में या थाना में गए तो चौकी होगी छोटी, वहां पर जो एएसआई थे, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस होते हैं, क्या उसको कहते हैं, वो एएसआई जो थे, छोटा सा वो थानेदार होता है। तो वहां पर जब वो गए डॉक्टर साहब, तो उन्होंने देखा कि वो जो एएसआई हैं, वो अपनी जो टांगे हैं
टेबल के ऊपर रख के बैठे हुए हैं और मैंगोज खा रहे हैं, और कुर्सी के ऊपर ऐसे टेक लगाए और लेग्स टेबल के ऊपर ऐसे रख के मैंगोज खा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे भाई जो हैं ये इस तरह बेगुनाह हैं, जो भी है तो मामला इस तरह का, इसको लिहाजा आप मेहरबानी फरमाएं। तो उस एएसआई ने कहा, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर हूं। तो उस एएसआई ने, जो शायद 11वीं ग्रेड का ऑफिसर होता है, उस एएसआई ने कहा, डॉक्टर साहब आप ऐसा करें, आप घर जाएं और आप डॉक्टर हैं, नींद की गोली लें और सो जाएं। उनका जो मामला है वो हम देख रहे हैं, जब उसका कोई उसमें कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। तो आप जाएं और नींद की गोली लें और सो जाएं। वो डॉक्टर साहब जो हैं वो घर आए और इस बात के ऊपर इतना परेशान हुए कि मैं इस कौम का, इस पाकिस्तान का, मतलब मैं एक डॉक्टर हूं, और मैं मतलब कि मैंने इतनी तालीम हासिल की, इतनी मेहनत की और इतनी बड़ी एक एम को हासिल किया, अटेन किया, और आज इस समाज का एक एएसआई जिसकी इतनी खास तालीम भी नहीं होती है, इतना रैंक भी नहीं है, उसने मुझे इतना नहीं कहा कि डॉक्टर साहब बैठे हम बात करते हैं, डॉक्टर साहब क्या हुआ है, अच्छा कर लेते, बल्कि उसने खुद अपनी टांगे नीचे नहीं की और कहा है कि आप नींद की गोली लें और घर जाके आराम से सो जाएं। तो उस दिन वो बंदा, वो डॉक्टर जावेद चौधरी लिखते हैं कि रात के तकरीबन 12-1 बजे मेरे घर आए और मुझे कहा, मुझे जर्नलिज्म की किताबें चाहिए, मैस कम्युनिकेशन की। तो जावेद चौधरी कहते हैं, मैं इस बात पे बड़ा हैरान हुआ कि यार ये जो बंदा, जिसको बचपन से मैं जानता हूं, ये तो डॉक्टर बनने का इसको पैशन था और ये बन चुका है, आज एकदम से इसको जर्नलिज्म की, मैस कम्युनिकेशन की बुक्स की क्या जरूरत पड़ गई है, और वो भी रात की इस पहर। तो उसने कहा, क्या मसला है? तो बहरहाल उसने कहा, मैं आपको फिर बताऊंगा, अभी मुझे बुक्स दें, फिर कभी बैठेंगे। बहरहाल बेटा वो बुक्स लेके चले गए और उनको इस चीज पे समाज ने मजबूर कर दिया, पाकिस्तान की सोसाइटी ने उनको मजबूर कर दिया कि उस एम को उन्होंने छोड़ा, जिनके साथ उन्होंने जिंदगी के 20-25 साल गुजारे होंगे। अपने माइंड में सोचा होगा जब छोटे बच्चे होंगे कि मैंने डॉक्टर बनना है और इस कौम की खिदमत करनी है, और इतने सालों के बाद उनको एकदम से ये छोड़ना पड़ा और उन्होंने सीएसएस की तैयारी की और सीएसएस में टॉप पोजीशन ली। आजकल वो डॉक्टर साहब डीआईजी हैं, ठीक है? और ये बात जावेद चौधरी साहब के कॉलम में मौजूद है नेट पे। तो एंड पे जावेद चौधरी साहब ने लिखा कि जब तक, वो डॉक्टर खुद कहते हैं कि भाई मैं दुनिया को लोगों को शिफा देने के फील्ड में था, जिंदगियां देने के फील्ड में था, मैं डॉक्टर था, और आज मेरे हाथ में ये पिस्टल है, मेरे हाथ में ये वेपन्स हैं, और कभी कभी मुझे जान लेनी पड़ती है या कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट चीजें करनी पड़ती हैं जो कि मेरा एप्टीट्यूड नहीं था। तो मुझे इस समाज ने, इस दुनिया ने मजबूर कर दिया था, और मुझे वो छोड़ के मुझे सीएसएस की तरफ आना पड़ा था। तो एंड पे जावेद चौधरी साहब ने इसको कंक्लूड किया, उन्होंने कहा, जब तक हम हर प्रोफेशन की इज्जत नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही होगा। अच्छे से अच्छे बच्चे अपनी अपनी फील्ड को छोड़कर उस फील्ड में आएंगे जहां पे उनको सोशल रिकग्निशन मिलेगा, सोशल प्रेस्टीज मिलेगी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगी। तो सीएसएस में आप जब कभी देखें, अपने जिला में देख लें, अगर डीपीओ को डॉक्टर है, अगर डीसीओ को डॉक्टर है, अगर एसी को डॉक्टर है, तो वो पीएचडी डॉक्टर नहीं होता। बहुत रेयर होता है कि वो पीएचडी स्कॉलर वाला डॉक्टर है, वो डॉक्टर एमबीबीएस वाला होता है। और वो मजबूरन इस तरफ आते हैं, शौक से भी आते होंगे, लेकिन मजबूरी ज्यादा हो सकती है। ठीक है? इसी तरह एक और डॉक्टर साहिबा थी, उनका नाम मैं किसी का नहीं लूंगा क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी तो फिर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में शेखुपुरा में एज ए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आई। ठीक है? तो वो डॉक्टर थी। तो जब उनसे पूछा गया या उन्होंने खुद कहीं बताया कि मैं एक डॉक्टर हूं बाय प्रोफेशन, और जब हमने नया नया एमबीबीएस किया और हमारा एक बैच था, और हम एजुकेशन के जो सेक्रेटरी होते, सॉरी हेल्थ के जो सेक्रेटरी होते थे, उनसे अपने लाइसेंस वगैरह, उनसे अपनी चीजें वगैरह लेने के लिए, कुछ साइन वगैरह करवाने के लिए किसी के पास जाते थे, किसी ब्यूरोक्रेट के ऑफिस के बाहर। तो वो कहती है कि हम बेंच के बाहर वहां लॉन में बैठे रहते थे,
और वो ब्यूरोक्रेट जो थे वो आते थे और चले जाते थे और ऐसा ही होता था और पता चलता था आज मीटिंग है, आज फलां है, आज ये है। तो वो जो मैडम है वो कहती हैं कि इस बात ने मुझे बड़ा हर्ट किया कि हम इतने एक्साइटेड थे कि हम डॉक्टर बन गए और यार ये हमसे क्या ऐसा ये बंदे हमसे कितना ऊपर हैं, क्या है ये कि हमें यहाँ पे आके इतना वेट करना पड़ता है और हमारा काम भी नहीं हो रहा। तो उस दिन उस मैडम ने ये इरादा किया कि मैं सीएसएस की तरफ जाऊंगी और मैं भी ब्यूरोक्रेट बनूंगी और उन्होंने 8 माह तैयारी की और वो असिस्टेंट कमिश्नर बनी और पाकिस्तान में शायद 13वें नंबर पे या 11वें नंबर पे वो आई और आजकल वो एडीसी आर है। ठीक है, इसी तरह मेरा बेटा ये जो बातें हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये आप याद रखिएगा। एक एक और मैं आपको बता दूं, इस समाज में कुछ चीजों की इज्जत नहीं है। हालांकि टीचिंग टीचिंग कैसा प्रोफेशन है, बहुत इसकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लेकिन हमारे मुआशरे में नहीं की जाती है अनफॉर्चुनेटली उस तरह जिस तरह करनी चाहिए। और मुआशरे को तो छोड़ें, गवर्नमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट रिगार्ड नहीं करती है, उस तरह की चीजें इनको नहीं देती है जो देनी चाहिए। सैलरी है या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, तो मजबूरन लोगों को कुछ ना कुछ और सोचना पड़ता है और ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है कि बड़े-बड़े अच्छे काबिल बच्चे पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है? तो एक और आखिरी बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि एक दफ़ा हमारे एक प्रोफ़ेसर साहब बताते थे कि वो पीएचडी स्कॉलर थे और वो एक बड़ी-सी बस में बैठ के तो थोड़ा सफ़र करके डिग्री कॉलेज में जाते थे। तो शायद 19वें 20वें ग्रेड के आस-पास थे वो, मुझे याद नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास एक बैग रहा करता था हमेशा और लगता था कि मैं एक प्रोफेसर हूँ। ऑब्वियसली टीचर नजर आ जाते हैं, प्रोफेसर नजर आ जाते हैं, उनका ड्रेस ऐसा होता है या उनका स्टाइल। तो वो कहते हैं मैं चेयर पे वो बस में बैठा था, सफर कर रहा था, तो एक पुलिस वाला आया, वो कांस्टेबल था, यानी 7वें ग्रेड का बंदा होगा, मतलब कोई ऑफिसर नहीं था, लेकिन ही वाज इन यूनिफॉर्म, पुलिस यूनिफॉर्म में था। तो कंडक्टर जो बस का है वो जल्दी से मुझे कहता है, मास्टर साहब जरा आप उठें, साहबों को बैठने दें, आप उठ जाएं, साहिबों को बैठने दें। यानी उन्होंने कहा, मैं अंदर से इतना हैरान हुआ कि यार ये एक बच्चा जो है कल का, इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और इसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है कि मुझे एक मास्टर साहब कह के उठा रहा है। बहरहाल कहते हैं मैं उठा और मैंने उसको जगह दी और उन्होंने फिर बताया अपने बच्चों को कि क्लास में, और मैं भी उनमें सुन रहा था, उन्होंने कहा बेटा अगर पाकिस्तान में कुछ करना है, वो उनका अपना एक चॉइस थी ना, उनको लगा तो पुलिस सर्विस में जाना, एएसपी बनना, और अगर वो ना कर पाए तो बाहर के मुल्क में जाके किसी पेट्रोल पंप पे तेल डाल लेना, वो बेहतर है। ठीक है? उन्होंने बताया कि उनकी गली में रोजाना गली के जो मोहल्लेदार हैं, वो उनकी नाली का पानी का वो सीवरेज का एक छोटा सा मसला है, रोज आके मेरा गिरेबान पकड़ लेते हैं और मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, मैं उनसे लड़ भी नहीं सकता। तो वो इतने मायूस और अफसुर्दा थे, उन्होंने कहा बच्चों से कि भाई बाहर के मुल्क में जाके आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल लेना, वो उधर आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी, या फिर इधर पावर में आ जाओ। ठीक है? तो ये बेटा 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। आज आप देख लें, मैं इसको दोबारा कंक्लूड करता हूं कि यू हैव टू मेक अ राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप कहें ठीक है, मैं जो भी हूं वो भी ठीक है, अच्छी बात है, सारी दुनिया सीएसपी तो नहीं है, लेकिन कल को आपको अगर दुनिया इस बात को रियलाइज करवाए और आपको ये बात अफसोस हो कि भाई काश मैं कर सकता था और मैंने किया नहीं, तो फिर आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा। तो आपने आपने एक राइट डिसीजन लेना है अभी, और आज ही लेना है, और बजाय इसके कि आप उसके ऊपर टाइम जाया करें। और डिसीजन लेने में आपको एक मैं टिप बताता हूं जो मैंने मोटिवेशनल बुक्स में पढ़ा, कि अगर आप कंफ्यूज हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मैं इनमें से किस ऑप्शन को अवेल करूं, तो बड़ी प्यारी सी उन्होंने लाइन लिखी। उन्होंने कहा आप उन दोनों ऑप्शंस को माइंड में रखें और एक कॉइन सिक्का अपने हाथ में रखें और ऐसे उसको हवा में उछालें और खुद से ये माइंड में डिफाइन कर लें कि भाई अगर साइड 1 आएगी तो वो ऑप्शन है, साइड 2 आएगी तो मेरी वो ऑप्शन होगी जिंदगी में। ठीक है? तो कहते हैं जैसे ही आप सिक्के को, उस कॉइन को हवा में ऐसे उछालोगे, अभी वो सिक्का नीचे नहीं आएगा, वो कॉइन नीचे नहीं आएगा,
आपके दिल से जो झुकाव होगा, आपका दिल अगर कहे ना यार साइड नंबर 1 आनी चाहिए, मेरा दिल वही है, तो सिक्का नीचे आने से पहले, कॉइन जमीन पे आने से पहले आप डिसाइड कर चुके होंगे आपका दिल क्या चाहता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका टिप, और मैंने करके देखा। डिफरेंट चीजों पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर सीएसएस। तो ये आप करके देखिएगा। अगर सिक्का नीचे आने से पहले पहले आपका दिमाग कहे ना यार मेरा दिल अल्लाह करे वो वाला हिस्सा ऊपर आए, वो वाला, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको आप इसको देख सकते हैं। आप इसको अपना टिप को यूज कर सकते हैं और अपनी ऑप्शन को जल्दी से, जो भी आपको ऑप्शन मिले। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं। ये मेरी बात पॉइंट नंबर 1 था कि यू हैव टू मेक अ राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम, अदरवाइज ऐसा ना हो गलत डिसीजन लें। अगर सीएसएस का डिसीजन लेना है तो आज ले लें, और जब डिसीजन लिया जाता है तो उसके ऊपर फिर आपको दुनिया की हर किस्म की प्राइस पे करनी पड़ती है। और जब एक दफा फैसला ले लिया, देन इट मस्ट बी मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर आपने उसके ऊपर डट जाना है, और फिर आपने उसको जैसे भी है पूरा करना है। आगे जाके मैं और इसको देखता हूं नंबर 2 में आपके लिए क्या है। जब आपने डिसीजन ले लिया, देन कम्स व्हाट यू हैव टू पे। प्राइस क्या होगी। आपने अगर एक बड़े एम को सेट कर लिया, गोल को सेट कर लिया, तो ऑब्वियसली दुनिया में जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, जितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं, उतनी ही बड़ी उनकी कीमत अदा करना पड़ी है, ठीक है। सो यू हैव टू पे द प्राइस फर्स्ट। आपको सबसे पहले कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये जो सीएसएस का एक जर्नी है, इसमें ये एक लॉन्ग जर्नी भी हो सकता है। इसमें स्ट्रेस भी आएगा, लाजमी है। इसमें प्रेशर भी होगा, इसमें सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर में नहीं भी होंगे, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे, इसमें स्लीपलेस नाइट्स भी होंगी, इसमें बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ आपको करना होगा। ये इसकी प्राइस है। इसकी प्राइस, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 40,000 रुपया कहीं फीस देनी पड़ेगी, वो प्राइस की बात नहीं है। प्राइस जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो और जो हालात हैं आज आपके, आप इन सर्कमस्टांसेस में रहकर ही आपको करना पड़ेगा ये। चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप लोअर मिडिल क्लास हैं, चाहे आपके पास दुनिया की कोई सहूलत नहीं है, इट डजंट मैटर। इतना इसका मैटर बहुत ज्यादा नहीं करता है। विल पावर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ये चीजें मैटर करती हैं। और ये आप दुनिया के, पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठकर दरख्त के साए के नीचे भी ये काम कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो पैसा, फैसिलिटीज, थोड़ा सा इनका होता है शेयर, लेकिन 100% ऐसा नहीं है कि इनका होना बहुत जरूरी है। बहुत से पैसे वाले बच्चे भी, बहुत से एसी में बैठने वाले बच्चे भी सीएसएस नहीं कर पाते, तो क्योंकि उनमें वो सारा कुछ नहीं होता जो आपके पास शायद हो। तो आपकी जो ग्रूमिंग हो रही है, इन बुरे हालात से लड़ने के बाद एक इंसान जो उभर कर बाहर आएगा, वो ऐसा इंसान आम हालात में पैदा नहीं होता है। आपको बुरे हालात से लड़कर जब आप निकलेंगे, कामयाब होंगे, तो आपकी एक अपनी अचीवमेंट होगी, और आपका एक अपना लाइफस्टाइल होगा, और आपकी एक पर्सनल डेवलपमेंट हो चुकी होगी। तो हालात जैसे भी हैं, आपको मोटिवेट रहना होगा। और मैं ये कहूंगा कि कब आपकी जितनी वीकनेसेस हैं, आपके जितने वीक पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, आप एकेडमीज ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आप टीचर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आपके यहाँ इंटरनेट का मसला है, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, दुनिया के जो भी मसले हैं उनको एक्सेप्ट करें। एक दिन बैठ जाएं, एक्सेप्ट करें। उसके बाद ये देखें कि इन सब को साथ लेकर भी मैंने काम अपना करना ही करना है। ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ रहेगा, और ये मेरे अब्बू के दौर में भी था, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इन सब के साथ साथ मुझे फिर भी अपना एम अचीव करना है एट एनी कॉस्ट।
तो अपनी वीकनेसेस को एक दिन बैठ के एक्सेप्ट कर लें और उनको उनके ऊपर पांव रख के ऊपर से गुजरें, ना कि उनको अपने सर के ऊपर सवार करें। क्योंकि कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है, जो शिकवा है, जो शिकायत है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप जिसके सामने मर्जी रोना रो लें, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला सिवाय टाइम वेस्ट के। बिकॉज कंप्लेनिंग एटीट्यूड विल लीड यू नोवेयर। तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड से आप कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। तो जैसे भी हालात हैं उनको कबूल करें और उनको एक्सेप्ट करके आगे चलने की कोशिश करें। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस यू हैव टू पे। ओके, और मैं फिर कहूंगा कि आपको अपने हालात में आपको खुद ही काम करना होगा, कोई आपके पांव का कांटा निकालने के लिए आने वाला नहीं है। If you do not help you to help yourself, nobody in the world can help you to help yourself. तो आपको खुद ही अपनी मदद करनी होगी। तो आप इन चीजों को देख लीजिए। और वैसे भी सारी जिंदगी, और लोग कहते हैं सीएसएस मुश्किल है, मान के चलें सीएसएस मुश्किल है, आप इसको मान लें, तो मुझे बताएं क्या जो जिंदगी सीएसएस ना करने के साथ आप गुजारेंगे वो आसान है? वो इससे भी मुश्किल है। अगर सीएसएस मुश्किल है तो सीएसएस के बगैर जो आपकी जिंदगी गुजरने वाली है वो आसान है, वो भी मुश्किल है। तो सारी जिंदगी आपकी एक जंग की तरह गुजरने वाली है। और लाइफ इज अ वॉर। आप इसको हंस के लड़ेंगे, मजा लेके लड़ेंगे, तो भी लड़ना पड़ेगा। आप इसको दुख के साथ लड़ेंगे, दुखी होके, परेशान होके, प्रेशर लेके, तो भी लड़ना पड़ेगा। जिंदगी में हर लम्हा आपकी जंग जारी रहेगी। जब आप मैट्रिक में थे, किसी ने कह दिया मैट्रिक अच्छा कर लो, आगे जाके आप मौजे हैं, अच्छे नंबर ले लो। शायद आपने मेहनत की होगी, अच्छे नंबर ले लिए होंगे। किसी ने कहा एफएससी कर लो, अच्छे मार्क्स ले लो, तो आगे आगे पढ़ना नहीं पड़ेगा ज्यादा। किसी ने कहा यूनिवर्सिटी में ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आगे नहीं पढ़ना। तो हमें यही सुनने को मिला हम हमेशा। तो एक कंटिन्यूस साइकिल चल रहा है, एक मतलब चेन है मेहनत की और लड़ाई की। लड़ाई इन द सेंस अपने टारगेट्स के साथ लड़ना, और कभी भी अपनी एनर्जी को किसी के साथ फजूल में वेस्ट ना कीजिएगा। एनर्जी से क्या मुराद है कि आप मतलब आर्गुमेंटेशन मत कीजिए किसी से। कोई आपसे कहता है कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो आप कहें ठीक है, आप खामोश रहिएगा और वही एनर्जी बचा कर रखिएगा और उसको अपने एग्जाम में लगाइएगा और अपनी तैयारी में लगाइएगा। तो जिंदगी एक जंग है और ये जंग जारी रहेगी जब तक आपकी सांसें चलती हैं। आप अपने वालिद को देख लें, अपनी वालदा को देख लें, अभी भी वो आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, करते आ रहे हैं, और शायद करते करते ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये अब आपके हाथ में है कि आपने इसको पॉजिटिवली लड़ना तो पड़ेगा। बहरहाल हर सूरत आपको यू हैव टू फाइट। जिंदगी में आपको लड़ना पड़ेगा। अब ये देख लें कि आपने हंस के लड़ना है या रो के लड़ना है। हंस के लड़ेंगे, मजा लेके लड़ेंगे तो उसके फायदे हैं। रो के लड़ेंगे तो सारी जिंदगी फिर आपको ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। बहरहाल नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूं आपके लिए क्या है। जब आपने फैसला, एक डिसीजन कर लिया, फिर आपने ये भी सोच लिया कि इसकी प्राइस जो है मैं पे करने के लिए तैयार हूं। जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो है रिमूव ऑल नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। अपनी जिंदगी से तमाम जो नेगेटिव लोग हैं उनको निकाल बाहर करें, क्योंकि वो आपके सपने को मजाक समझेंगे, वो आपको डिस्करेज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे और आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर कोई अच्छा इंसान है, अगर कोई अच्छा दोस्त है, आप उससे शेयर करें, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों से शेयर करने की जरूरत नहीं है। आज कोई ऐसा बहुत ज्यादा देखने में नहीं आ रहा कि लोग आपको कामयाब देखकर खुश हों। और दुनिया आज अपने दुखों से दुखी नहीं है, औरों के सुखों से दुखी है। औरों के सुख को देखकर दुखी है दुनिया। तो आप देख लें इसको, बहुत ज्यादा लोगों से शेयर मत कीजिएगा। और नेगेटिव पीपल जो हैं, जो जो कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें।
मैं कहता हूं अगर एक गांव है और उसमें 100 घर है और 100 का 100 घर अंधेरे में रहने का आदी है, तो वो मस्त जिएंगे, वो मस्त काम करेंगे, वो जिएंगे और वो कभी भी परेशानी, कोई दिक्कत उनको आने वाली नहीं है। लेकिन अगर 100 घरों में से एक बंदा निकला और कहीं से रोशनी लेके आ गया, कहीं से एक लाइट लेके आ गया उस गांव में, और 100 घर जो है वो अंधेरे में है और एक घर में चिराग जल रहा है, यानी वो कामयाब हुआ, वो घर रोशनी है। तो जो 99 घर हैं, 99, उनके पेट में दर्द होना लाजमी है और वो होगा। तो आपने ये करना है कि आपने कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ अपनी चीजें, इस तरह की एम्स को शेयर नहीं करना है। आप एक दो बंदा ऐसा ढूंढें, वो आपकी अम्मी हो सकती है, आपके अब्बू हो सकते हैं, आपका कोई अच्छा टीचर हो सकता है, या आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, बस उनसे शेयर कीजिए। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से आपको बचना होगा और कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आपने किसी ने गलत बात कह दी, किसी ने बुरा कह दिया, आपने उसको फौरन से रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आपने खामोश होना है और अपने दिल में बोलें कि आज तेरा वक्त है, आज तू बोल और मेरा वक्त भी आने वाला है। और एक लाइन मैं बताऊंगा आपको, जब कोई तंग करे, आप अपने मुंह में अंदर ही अंदर उस लाइन को बोलिएगा, टाइम विल टेल द डिफरेंस। यस, टाइम विल टेल द डिफरेंस। तो ये आप अपने अंदर ही बात रखिएगा और एक वक्त आएगा और वक्त फर्क को बताएगा। आज आपका वक्त है, आप मुझे बुरा भला कह लो, जो मर्जी कह लो। तो अगेन मैं कहूंगा, अपने रिस्पॉन्ड किसी को नहीं करना है, अपनी एनर्जी को इस काम में नहीं लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, एकेडमीज का क्या किरदार है। आप पाकिस्तान में कहाँ बैठे हैं, कहाँ तैयारी कर रहे हैं, क्या एकेडमीज जरूरी हैं, क्या टीचर्स जरूरी हैं, क्या सीएसएस करने के लिए ये सारा कुछ जरूरी है? इस सब का जवाब है, बिल्कुल इन चीजों की जरूरत नहीं है। इन चीजों की जरूरत नहीं है, किसी एकेडमी की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना कहूंगा, अगर कोई आपका सीनियर आपको मिल जाए जो आपको एक राइट ट्रैक के ऊपर रखे, तो यही आपका टीचर है, यही आपकी एकेडमी है, यही आपको चाहिए। कभी अपने माइंड में ये मत सोचिएगा कि मुझे एकेडमी नहीं मैं जा सकता, तो शायद मैं सारी जिंदगी सीएसएस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। और मैं आपको और बात बताता हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का तो रिवाज है, ट्रेडिशन है कि यहाँ के बच्चे एकेडमी ज्वाइन करते ही नहीं है सीएसएस के लिए, और टॉप भी करते हैं। आप देखिएगा कभी सीएसएस की हिस्ट्री। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर हो सकता है हो रहा हो, तो मैं चाहता हूं नाम ना लूं किसी का। लेकिन सीएसएस की हिस्ट्री है कि बगैर एकेडमीज के लोगों ने टॉप किया है। ठीक है। तो एकेडमी का किरदार, बल्कि एक एक रावियन हमारे कहते हैं, जीसी के एएसपी, अभी तो एसडीपी हो गए हैं, वो कहते हैं कि अगर आप एकेडमी जाएं तो हो सकता है आपके 15% नंबर बढ़ जाएं, और अगर आप एकेडमी ना जाएं तो हो सकता है आपके 30% नंबर बढ़ जाएं। तो पूछने वाले ने कहा, ये सर कैसी बात है कि अगर एकेडमी जाएं तो 15% नंबर बढ़ रहे हैं और अगर एकेडमी नहीं जाएंगे तो 30% बढ़ रहे हैं, तो ये सर आप किस तरह की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जब एक बच्चा एकेडमी नहीं जाता, उसके माइंड में एक फियर होता है, एक खौफ होता है। वो समझता है कि एकेडमीज में पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है वहां पे। वो ज्यादा तैयारी करता है, वो ज्यादा, उसकी लिमिट नहीं होती फिर। लेकिन जब आप एकेडमी में चले जाते हो, वहीं घिसे पिटे नोट्स आपको दिए जाते हैं और एकेडमीज के बहुत से बच्चे आते हैं, बताते हैं। इवन टीचर्स आपके नाम को नहीं जानते होते, आपकी वीकनेसेस आपको नहीं बता रहे होते। तो हजारों लाखों रुपया वेस्ट करने के बाद वो बच्चे वापस अपने घर जाते हैं और वो एक तरह की एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बड़े सोच समझकर ये काम कीजिएगा। एकेडमीज का किरदार सिर्फ 5% है और वो भी मॉक एग्जाम देने के लिए, अगर आप चाहें तो। ठीक है। तो ये बात याद रखें कि आपने किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करने की कभी, हाँ आपके पास पैसा है, आप कर सकते हैं,
आपको शौक है तो आप लाजमी करिए, लेकिन 95% सीएसएस आपका खुद से होने वाला है। और आगे एकेडमी के साथ आता है फाइनेंस, पैसा। क्या पैसा होना जरूरी है सीएसएस के लिए? सीएसएस की जो बुक्स हैं, अगर आप 2 बुक्स 1 महीने में लें या 3 बुक्स लें, तो 2000 की आ जाएंगी, 2, 3, 4000 की आ जाएंगी। तो वो खत्म होते होते आपकी अगली बुक्स आ जाएंगी, मतलब कि 2, 4, 5 कुल मिला के अगर 10,000 की किताबें आप लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि आपकी कोई किताब रह जाए। और 10-15,000 में 1 साल में हर बच्चा 10-15,000 मैनेज कर लेता है। तो कोई ऐसी ऐसी इसमें पैसे की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हैं, आप 2 चीजों की जरूरत है। एक, प्रॉपर गाइडेंस, दूसरी आपका टाइम देना। तो आपको चीजों को टाइम देना होगा, आपको चीजों को वक्त देना होगा, रातें आपने जागनी है, सैक्रिफाइसेस आपने करने हैं। अभी मैं, क्योंकि मैं देखता हूं अगर मैं स्लाइड शेयर कर पाया। ये देखिएगा। गोविंद जायसवाल, आईएएस ऑफिसर इनका नाम है, और ये इनके वालिद हैं। और बेटा इन्होंने, इनका इंटरव्यू मैंने सुना, ये बनारस के रहने वाले हैं, और इन्होंने पहली अटेम्प्ट में 48 रैंक लिया, और इन्होंने वो आईएएस बने। और ये एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे थे, और ये अपने वालिद के साथ बैठे हैं। और इन्होंने बताया कि जब मैं 6 क्लास में था, 6ठी क्लास में, तो मैं बनारस का रहने वाला हूं, तो मैं खेलते खेलते साथ वाली एक सोसाइटी थी, कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी, उनके बच्चों के साथ खेलते खेलते मैं उनके घर चला गया। तो थोड़ी देर बाद उनके वालिद साहब जब उन्होंने मुझे देखा, तो ही गॉट एंग्री। उसने कहा, ये इधर क्या कर रहा है, ये कौन है? तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? तो ये बताते हैं कि मैंने कहा कि मैं एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा हूं, वो हमारा घर है। तो उन्होंने कहा, आपकी जरूरत कैसी हुई है, आप हमारे घर में आ गए हैं? और मुझे बड़े गुस्से से निकाल दिया घर से। तो ये कहते हैं, जब मैं आया और मैंने अपने किसी सीनियर से पूछा, मैं 6ठी क्लास का बच्चा था, तो मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुझे इस तरह निकाला? क्यों? मतलब हम दोस्त हैं, हम बच्चे खेल रहे, तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो वो हंसे, वो सीनियर, वो भी एस्पायरेंट थे, तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाई देखो, आपका और उनका सोशल स्टेटस सेम नहीं है, तो आप जो हैं उनके बच्चों के लिए मतलब सूटेबल नहीं है उनके लिए, इसलिए उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। तो इन्होंने कहा, ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भी सोशल स्टेटस बदले? तो वो हंसे और उन्होंने कहा, 2 बातें हैं, या तो आपके वालिद साहब कुछ करते, आपका सोशल स्टेटस चेंज हो जाता, या फिर अब आप कुछ करो। तो उन्होंने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा, आप बिजनेस कर सकते हो या फिर आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। और वो हंसे, हंसे इसलिए कि भाई गरीब बच्चे हो, तुम आईएएस तो नहीं कर पाओगे शायद। तो वो हंसे, और वो उन्होंने मजाक में कहा, या तो फिर बिजनेस कर सकते हो या फिर आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। तो ये गोविंद जायसवाल बताते हैं कि 6ठी क्लास में मेरे माइंड में ये बात इतनी चुभ गई थी, मुझे इस बात ने इतना मुझे पिंच किया, हर्ट किया, कि मैंने उस दिन ये डिसाइड कर लिया था कि मैं आईएएस ऑफिसर ही बनूंगा। और ये कहते हैं कि जब मैं पढ़ने के लिए दिल्ली गया या किसी बड़े शहर में, तो जिस रूम में मैं रहता था, वो इतना छोटा था कि जब मैं उसके बेड से पाँव नीचे करता था, तो मैं कमरे से ही बाहर निकल जाता था। तो इतना छोटा रूम था। और कहते हैं कि एक दोस्त मेरे साथ रूममेट आया, मैं बात कर रहा हूँ कमिटमेंट कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि मेरे एक दोस्त मेरे साथ जॉइन हुए रूम में, रूममेट। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो पढ़ते रहे, उन्होंने कहा, अच्छा यार आओ, शाम हो गई है, कुछ चाय शाय पीते हैं, बाहर चलते हैं। वो कहते हैं 3-4 दिन मुसलसल मैं अपना काम करता रहा, और मैं, कहता है, 35-35 दिन कर सकता था, मुझे कभी उकताहट नहीं होती थी। तो उसने कहा, यार तुम क्या चीज हो, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उठो कुछ चाय पीते हैं, कोई बाहर जाते हैं।
कोई फ्रेश होते हैं, तो उसने कहा मैं तो फ्रेश हो रहा हूँ पढ़ने से ही, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, तो आपको अगर जाना है तो आप चले जाएँ। तो मतलब क्या? ये कहते हैं मुझे अपनी एन्जॉयमेंट किताबों से ही मिलती थी। और कहता है लोग मुझसे पूछते हैं कितना पढ़ना चाहिए? तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपके पास 24 घंटे हैं और मैं कहता हूँ 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तो बाकी 14 घंटे आपने क्या करना है? तो वो कहते हैं कि आपको ज़्यादा जितना हो सके उतना ही पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा। और इन्होंने बताया जब मैं पढ़ने के लिए किसी शहर में गया तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि ₹4 का चाय का कप मैं पी सकूँ और मैं ₹4 की चाय नहीं पी सकता था। और इवन जब वो कहते हैं कि मेरा रिटन क्वालिफाइड मैंने इंटरव्यू के लिए किया, पास हुआ, तो मेरी जो बहन थी, उनके उनके पास कुछ पैसे थे जो उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी रिलेटेड मेडिकेशन के लिए रखे हुए थे। तो जब मेरा रिटर्न निकला, तो उन्होंने वो जो पैसे थे, शी वाज़ आल्सो इन अ क्रिटिकल पोज़ीशन, तो उसने वो अपनी जो मेडिकेशन के पैसे रखे थे, मेरे लिए टाई और कोट लिया और मुझे कहा कि भई तुम अच्छे से बढ़िया से इंटरव्यू की तैयारी करो और सिर्फ़ तैयारी में सिर्फ़ ये कि टाई और कोट लिया, ये नहीं कि क्यों अकेडमी जॉइन की। तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुःख रहा। बहरहाल कहते हैं कि इस तरह मेरा सफ़र रहा और लोग मतलब 30-30 दिन मैं ऐसा होता था कि मैं अपनी चारपाई से नीचे उतरता ही नहीं था। और कहते हैं मैंने ज़िंदगी में कोई इवेंट, कोई शादी, सालगिरह अटेंड नहीं की है और अगर की है, कहता है मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली जो टी पार्टी थी, जो मैंने बाहर चाय पी थी, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ थी जो अकेडमी में पास होने के बाद ट्रेनिंग में हमने पी थी। वो मेरी ज़िंदगी का पहला बाहर किसी के साथ चाय थी। तो बहुत सी महरूमियों का शिकार रहे ये। कहते हैं हमारे गाँव में जहाँ मैं पहले पढ़ता था, बनारसी साड़ियाँ बनती थीं और वो छोटी इंडस्ट्रीज़ टाइप चीज़ें थी और उनका शोर होता था। तो मैं अपने कानों में कॉटन लेके पढ़ता था और एक ही रूम में हम होते थे और उसी में खाना पकाना और हर चीज़ होती थी। तो आप कभी अपनी ज़िंदगी में महरूमियों को अपनी कमज़ोरी मत बनाइए, उनको एक्सेप्ट करें और उन पे उनके होते हुए भी कामयाबी की तरफ जाएँ। और आपको एक और बात बताऊँ, न्यूज़पेपर में इनकी खबर थी और 8 करोड़ रुपया इनको जहेज़ की ऑफ़र हुई एक पॉलिटिशियन की बेटी के साथ शादी के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और अभी इनकी जो शादी है, वो एक एसपी हैं, वो ट्रेनिंग में इनकी उधर से शादी हुई इनकी, ठीक है? तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है, आप इनसे सीख सकते हैं और ये सारी बातें हैं और ये बताते हैं जिस दिन मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, मेरे जो वालिद हैं वो पानी में अचार डाल के रोटी खा रहे थे, ठीक है? और जब मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो दुनिया की हर अकेडमी ने मेरा नाम लिख दिया कि हमारा स्टूडेंट है और वो कहता मैं हैरान था कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई अकेडमी देखी नहीं थी। और ये कहते हैं कि जब मैं अपना इंटरव्यू देने के बाद वापस आया, इंटरव्यू जब दिया तो मैं अपनी बहन को उनके पास आके रोने लग गया। मैंने कहा, "दुआ करें मुझे कुछ चीज़ें भूल जाएँ।" मुझे इतना कुछ याद था कि मैं एक बुक पकड़ के चैलेंज करता था दोस्तों को कि ये बुक ले लो, कहीं से कुछ मुझसे पूछ लो, मैं उससे आगे वाली 3 लाइनें सुनाता था। ठीक है? तो कहते हैं कि मैं अपनी बहन से रोने लग पड़ा उनके सामने और मैंने कहा दुआ करें दीदी, आपी दुआ करें मुझे कुछ भूल जाए वरना मैं पागल हो जाऊँगा। क्योंकि मेरे अंदर इतना डाटा था, इतना मैंने याद किया था चीज़ों को, तो अब वो कहते हैं भूलना इससे भी मुश्किल है, याद करने से ज़्यादा भूलना मुश्किल है। कि जब किसी चीज़ को भूलने का इरादा करेंगे, तो आप कहेंगे मैं इसको भूल जाऊँ। तो जब आप कहेंगे मैं इसको भूल जाऊँ, तो आप दोबारा उसको याद कर रहे हैं। तो वो डबल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। तो किसी चीज़ को भूलना याद करने से ज़्यादा मुश्किल है। तो इन्होंने बहरहाल इस तरह सारा मामला जो है इनको कामयाबी मिली। तो मैं आपको एक और छोटी-सी स्लाइड शेयर करूँगा और इंशाल्लाह उसके बाद हम खत्म कर रहे हैं। आपका कोई आंसर क्वेश्चन नहीं हो सकेगा यहाँ पे। बस आप सुनिए प्लीज़। ये एक स्लाइड मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने इनका नाम है दशरथ मांझी। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं,
और ये जो रास्ता है, ये रास्ता नहीं था, ये पूरा पहाड़ था, ऐसे ही जैसे पूरा पहाड़ था, ये दरमियान में जो रास्ता है, ये जो रोड है, ये नहीं था। हुआ यूं कि इनकी जो वाइफ थी, इनके गांव में ये खेतों में काम करते थे, तो इनकी वाइफ जो है इनके लिए खाना लेके आ रही थी, और वो उस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में थी, शायद प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू होगा। तो कहते हैं कि वो पहाड़ को क्रॉस करके आना पड़ता था, ऊपर से बहुत बड़ा पहाड़ था। तो कहते हैं कि वो मेरे लिए खाना लेके आ रही थी, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनका पाँव ऐसे फिसला या कुछ हुआ, और वो गिरी और सख्ती के साथ गिरी, और मतलब वो इवन उनकी डेथ हो गई। तो ये जो दशरथ मान जी हैं, इन्होंने कहा कि आज के बाद मैं, ये मेरी मतलब अगर मेरी वाइफ की डेथ हुई है, तो पॉसिबल है आने वाले वक्तों में और लोगों का भी नुकसान हो। तो इन्होंने पहाड़ को चैलेंज किया कि मैं तुम्हें तोड़ दूंगा और तुमसे एक रास्ता बनाऊंगा। और एक छेनी और एक हथौड़ा लेके 22 साल लगे इनको। कितने? 22 साल लगे, और एक छेनी और एक हथौड़ा से सिंगल हैंडेड मैन, और अकेले ये काम किया, और लड़ते रहे, फाइट करते रहे, और 22 साल की जद्दोजहद के बाद ये एक ऐसा रास्ता बनाने में कामयाब हुए जहां से लोग गुजरते हैं, और एक रास्ता है, और ये बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो इन्होंने जब 22 साल को ये काम करते रहे, तो गांव के लोग आते थे, मजाक उड़ाते थे, इवन इनको पत्थर मारते थे कि भाई ये पागल हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इन्होंने एक ही छेनी और हथौड़े से 22 साल लगाकर ये काम किया है। तो आपका जो सीएसएस है या आपका जो एम है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो 1 साल का काम है या 2 साल का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। तो इन्होंने और एक जो होते थे जर्नलिस्ट, इनके पास आते थे सहाफी, जब ये कर रहे थे काम, तो इनसे पूछते थे कि भाई आप ये क्या करते हो, सारा दिन पागलों की तरह लगे हो, पॉसिबल है ऐसा? तो उन्होंने कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और लगे रहे। और जब एंड पे जब काम हो गया, तो फिर आए वो जर्नलिस्ट, और उन्होंने पूछा कि आपको कैसा फील हो रहा है, आज आपने ये काम कर दिखाया 22 साल की मुसलसल मेहनत से। तो दशरथ मान जी ने कहा, मैं ये कहूंगा आज कि ऊपर वाले के भरोसे पे मत बैठियो, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला आपके भरोसे पे बैठा हो। क्या मतलब? इफ यू डू नॉट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नो बडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। कि अगर दुनिया में आपने खुद अपनी तकदीर बदलने का फैसला नहीं किया, तो अल्लाह से शिकवा मत कीजिएगा, पहले आपको भी करना पड़ेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। अबस कहते हैं बेकार को, तो बेकार है शिकवाए तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। तो बेटा, इन्होंने ये काम कर दिखाया, और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूं। और इनके फिर न्यूज़पेपर छपे, और इनको मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आए, और बहुत सी अखबारों में माउंटेन मैन के नाम से ये मशहूर हुए, अ मैन हु मूव्ड अ माउंटेन। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए बड़ी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी, बड़ा करने के लिए आपको दुनिया पागल कहेगी, आपको सुनना पड़ेगा। बड़ा काम करने के लिए, बड़ी अचीवमेंट लेने के लिए आपको बहरा गूंगा अंधा होके काम करना होगा। जस्ट फोकस ऑन योर गोल, और किसी को भी कभी जवाब देने का आपके पास टाइम नहीं है, किसी की बात को रिस्पॉन्ड करने का टाइम आपके पास नहीं है। तो नेक्स्ट मैं देखता हूं आपके लिए क्या है। ये भी उनके ऊपर आर्टिकल छपे, अ पुअर मैन्स लेबर ऑफ लव। ठीक है, तो आप देख लें, आप एक इंसान को दुनिया पागल कहती है, एक इंसान के ऊपर दुनिया पत्थर बरसाती है। ये देखिएगा,
आप देख लें, एक इंसान के ऊपर दुनिया पत्थर बरसाती है, उसको पागल कहती है, लेकिन एक वक्त आता है कि दुनिया के बड़े-बड़े मैगजीन पे उसकी फोटो आती है और बड़े से बड़े न्यूज़पेपर और बड़े से बड़े चैनल्स आके उसका इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, शख्सियत इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती है, बल्कि ये सब चीज़ें शख्सियत की मोहताज होती हैं और वो शख्सियत आपके अंदर है, उसको आपने जगाना है और आपने ये सारा कुछ करना है। तो आज का सेशन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। यही बातें हैं कि आप डिसीज़न लें, राइट डिसीज़न, राइट टाइम पे लें और आप बेटा अपनी प्राइस जो है उसको पॉज़िटिवली पे करें। जो आपको इस एम में कामयाब होने के लिए जितना कुछ पे करना पड़ता है आपको करें और उसके अलावा आप नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से रिमूव कर दें। और मेरा बेटा आपने कभी एकेडमीज के बारे में नहीं सोचना है, एकेडमीज का किरदार नहीं है इसमें कुछ भी, आप सब कुछ अकेले कर सकते हैं। और मैं एक शेर के साथ खत्म कर रहा हूं आप सबके लिए। और आज की इस क्लास का फीडबैक मुझे आपने व्हाट्सएप में देना है। खोल यूं मुट्ठी कोई जुगनू ना निकले हाथ से, खोल यूं मुट्ठी कि कोई जुगनू ना निकले हाथ से, आंख को झपक यूं लम्हा कोई ओझल ना हो, पहली सीढ़ी पे रख कदम आखिरी सीढ़ी पे आंख, पहली सीढ़ी पे रख कदम आखिरी सीढ़ी पे आंख, मंजिलों की जुस्तजू में रायगां एक पल ना हो। थैंक यू, आप सब आए। अल्लाह हाफिज।